जय हिंद दोस्तों। मुख्य सेविका और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी के लिए जीएस का मॉक टेस्ट 2 आज हम इस वीडियो में करेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी इन प्रैक्टिस सेट के द्वारा। आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को जिस तरह पढ़ा और देखा वो बेहद सराहनीय है, लेकिन आपको ये निरंतरता लगातार बनाए रखनी होगी। पूरा वीडियो आपको लगातार देखना होगा। ये सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रश्न हैं इनमें वो पिछली विगत परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए हर प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैंने लगभग हर प्रश्न से संबंधित जानकारी भी इस टेस्ट में रखी है ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में पता चले और आप ज़्यादा समय तक याद रखें। कोशिश करिए कि आप अपने पास कागज़ और पेन रखें। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारी लगे, उसे आप नोट कर लें ताकि आगे भी आप उसे पढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका जो भी प्रश्न हो, वीडियो से संबंधित जो भी राय हो, आप कमेंट में लिखें। आप अपने आंसर कमेंट में लिखें, आपने कितने प्रश्न सही किए वो भी कमेंट में लिखें और आप अपने शहर का नाम और अपना नाम भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि जो तैयारी उन्हीं की अच्छी होती है जो पूरा तैयारी करते हैं। आधी अधूरी वीडियो देखने से आपकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं होगी, सफलता आपको कभी भी हाथ नहीं लगेगी। सफलता अगर आपको लेनी है तो जो कार्य शुरू करिए उसे पूरा करके ही ख़त्म करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जीएस मॉक टेस्ट आपका आज शुरू होने वाला है। पहला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्रदेव, ऑप्शन सी अग्नि और ऑप्शन डी शिव। बताइए कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रदेव। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी इंद्रदेव। अगला प्रश्न, इसका डिटेल में आंसर देखते हैं। तो ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 10 मंडल हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, और इसमें 128 मतलब 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ये सारी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें 10 मंडल हैं, आप ये तो जरूर याद रखिए। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक था? बताइए कौन होगा इसमें? अजातशत्रु या सारिपुत्र या जीवक या राहुल? तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट में लिखकर बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी जीवक। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक भी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवक। ठीक है, इसका डिटेल में क्या है? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? बताइए, हर्ष को दिया गया था या अशोक को दिया गया था या कनिष्क को दिया गया था या चंद्रगुप्त को? बताइए देव नाम प्रिय किसे दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय दिया गया था। ठीक है, तो इसका डिटेल में आंसर क्या है कि अशोक को उसके अभिलेखों में देव नाम प्रिय से संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया है। ठीक है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? बताइए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? प्रथम शिलालेख, द्वितीय चतुर्थ शिलालेख, 10वां या 13वां? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 13वां जो शिलालेख है अशोक का, वो कलिंग पर विजय का उल्लेख करता है। तो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख। तो सम्राट अशोक ने कितने शिलालेख बनवाए हैं? कुल 14, जिसमें 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वां ही सबसे बड़ा भी है और कलिंग पर विजय का उल्लेख भी इसमें है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इसके लेखक कौन है? तुलसीदास हैं या सूरदास हैं या कालिदास हैं या रायदास हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट में बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा कालिदास। हाँ, आपने सही सुना, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम किताब लिखी है। कालिदास की जितनी भी रचनाएं वो सारी महत्वपूर्ण हैं, आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और पढ़ाई अंत तक जारी रखिए। आधी अधूरी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो अष्टाध्यायी पाढ़नी है।
रामायण वाल्मीकि है, महाभारत वेद व्यास है, महाभाष्य पतंजलि है। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? पाणिनि के द्वारा। रामायण वाल्मीकि के द्वारा, महाभारत वेद व्यास द्वारा, महाभाष्य पतंजलि। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, क्या कि रामचरितमानस है, जो श्री रामचरितमानस है वो तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है और रामायण जो है वो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? बताइए, पुर्तगाल का था या ग्रीस का था या मिस्र का था या तुर्की का था? मेगास्थनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ऑप्शन बी ग्रीस सही है। चलिए इसका, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त। ये कई बार पूछा गया। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन इंडिका नाम की पुस्तक में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताओ, पानीपत की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1526। ठीक है, 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुई थी। तो इब्राहिम लोधी इस लड़ाई में पराजित हुआ और मारा गया था। बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। ठीक है, तो बाबर ने मुगल वंश की नींव भारत में रखी थी। आईने अकबरी किसने लिखा है? बताइए, फैजी ने लिखा है या बीरबल ने या अबू फजल ने या मुल्ला दो प्याजा ने? किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अबू फजल, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा है। ठीक है, तो आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। ये अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। ठीक है, तो डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट होता है, एक दिन हिंदी का होता है और एक दिन जीएस का होता है। ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी SSC द्वारा कोई भी परीक्षा जो होती है उन सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें वही प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो आपके आयोग द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी असम, ओडिशा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो बांदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में की गई थी। ठीक है, यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है। तो इनके जो तीनों की सीमाएं इससे मिलती हैं। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, लेकिन मुख्यतः ये कर्नाटक में स्थित माना जाता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। ठीक है, कर्नाटक में अन्य टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। पहला है भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगर मंदिर टाइगर रिजर्व आता है तो आपको सीधा सीधा कर्नाटक हो जाता है। दिमाग दौड़ना चाहिए। भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय घना राष्ट्रीय उद्यान और घाट प्रभा अभयारण्य। बताइए इसमें सही कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया और घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य बेलगाम कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा रहे हैं, ये परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर, क्वाशी-ऑर्कर, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, क्वाशी-ऑर्कर प्रोटीन की कमी से रोग होता है। तो क्वाशी-ऑर्कर बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है, जबकि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से और एनीमिया विटामिन बी की कमी से संबंधित बीमारी है। ठीक है, एनीमिया विटामिन बी की कमी से बीमारी है। अल्जाइर रोग किससे संबंधित है? बताइए, गुर्दे से, आंख से, मस्तिष्क से या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा? तो अल्जाइमर रोग जो है आपका ये मस्तिष्क से संबंधित है। क्या है? अल्जाइमर रोग आपका मस्तिष्क से संबंधित है। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त हिट हो जाती है, मतलब उसकी याददाश्त कमजोर होने लगती है। अधिकांश यह रोग मनुष्य में 48 से 65 वर्ष की आयु में होता है। तो अभी आप ज़्यादातर लोग 48 से कम है, तो आपको इसका खतरा बहुत कम है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी माना जाता है? ऑप्शन ए घी, बी मक्का, चावल या मांस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घी। घी में
प्रति ग्राम कैलोरी की मान बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र और अन्य जैविक तत्व होते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड का सरल रूप भी है। चावल, मक्का, घी और मांस में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण, अभिप्रेरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई परमाणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण आप समझ गए, इलेक्ट्रॉन जब आप उत्सर्जित करते हैं, त्यागते हैं, तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? बताइए, 926 था, 936 या 946 था या 956 था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 946। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 946 था, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 था। लिंगानुपात गणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गिनी जाती है। ठीक है, लिंगानुपात गणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या गिनी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए, मिजोरम में या सिक्किम में या नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश? यहाँ नागा कर लेना, नागा लिख गया है। ठीक है, नागालैंड होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम या सिक्किम या नागालैंड या अरुणाचल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो घनत्व क्या होता है, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो जो औसत में निकाला जाता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 1106 बिहार में सर्वाधिक है, तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यह सारा 2011 की जनसंख्या पर आधारित डेटा है। अगली साल आपका ये डेटा बदल भी सकता है। भारत में कृषि आय कार्य किसके द्वारा लगाया जाता है? यहाँ पर छूट गया है। तो भारत में कृषि आय पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? यहाँ पे कर लिख गया है, कार्य लिख गया है, यहाँ पर कर होगा। ठीक है, कर होगा। भारत में कृषि आय पर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय निकायों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा? तो बताइए क्या सही इसका उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इस पर कर लगाया जाता है। तो भारत में कृषि आय का राज्य सूची का विषय है कृषि आय, अतः कृषि पर लगने वाला कर भी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? बताइए, चेन्नई है या विशाखापट्टनम है या मुंबई है या कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम 1933 में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिम तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करता है? यहाँ पर लौह अयस्क लिख गया है, लौह अयस्क होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त करता है? दल्ली राजहरा या कोरबा या उमरिया या राजनांदगांव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात केंद्र लौह अयस्क दल्ली राजहरा से प्राप्त करता है। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क की प्राप्ति दल्ली राजहरा खान से होती है। वह खान छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है। भिलाई इस्पात केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी। ठीक है, और कोरबा खान कोयला की खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ लगती है? लासलगांव, इस्माइलपुर, कटरा या आज़ादपुर? बताइए कहाँ पे लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लासलगांव। ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र लासलगांव नासिक में लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी हनुमंत राय, ऑप्शन डी JVK राव? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय। भारत में जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन हम इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। इसकी सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और इसे लागू किया गया। तो राजस्थान सबसे पहला
जिला राज्य था जिसने अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की, वो राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त पंचायतों में सुधार के लिए 1970 में अशोक मेहता समिति बनी और 1985 में जीवी के राव समिति बनी एवं 1986 में डॉक्टर एम सिंघवी समिति का गठन किया गया। एम सिंघवी समिति ने इसे संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? बताइए। ऑप्शन ए 11 या ऑप्शन बी 10 या 9 या 12? बताइए सबसे पहले कितने कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में जोड़े गए थे। ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। इसे रूस के संविधान से लिया गया था। ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता या अभिभावक को यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध होगा। मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। वर्तमान में समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए नीति आयोग, बी प्रगति आयोग, सी उन्नति आयोग, डी गति आयोग। ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नीति आयोग। इसके बाद आता है आपका, तो इसमें आप जान लेते हैं 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्ताव लाकर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, यह एक परामर्शदात्री और संविधानेतर संस्था है। यहाँ आतर लिखा है, एतर होगा। ठीक है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ये संविधानेतर है। सिर्फ ये कानून बनाकर ये मंत्रिमंडल की प्रस्ताव द्वारा बनाई गई है, तो जो सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है और उसे नीतिगत एवं निर्देशात्मक गतिशीलता प्रदान करती है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष नए बने हैं। अब पहले अमिताभ जी होते थे, अब सुमन बेरी बन गए हैं। ठीक है, राजीव कुमार होते थे पहले, नीति आयोग के सीईओ होते थे वो अमिताभ कांत। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री या राज्यपाल या राज्य का स्वास्थ्य मंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो 155 के तहत करता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। और मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? बताइए। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है हमारा। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आपका ये रहे 25 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत। अपने शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं, या आपके मन में कोई प्रश्न हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मौके सेविका परीक्षा का जीएस का ये पार्ट 2 था और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था। इस जितने भी मैं प्रश्न पूछता हूँ उन प्रैक्टिस सेट में बहुत सारे विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। आपके पूरे सिलेबस की तैयारी मैं निःशुल्क करवाऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका यूपीएससी पीटी का एग्जाम हो या मुख्य सेविका परीक्षा का एग्जाम हो या वीडियो का एग्जाम हो, हर परीक्षा की तैयारी यहाँ पर आपको निःशुल्क में कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।